मीरा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मुझे डिवोर्स चाहिए। निहात के मुंह से ऐसी बात सुनकर नीरा को बड़ा ही धक्का लगा। वो बहती हुई आंखों के साथ निहात की तरफ देखते हुए कहती है, डिवोर्स का कारण जान सकती हूँ? उफ, तुम्हें अच्छे से पता है कारण। तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तुम पूरी गांव की गवार आंटी जैसी लगती हो मुझे, जिसे कहते हैं अनस्मार्ट। मेरे दोस्तों की वाइफों को देखो, तुम उनकी नाखून की मैल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें शादी के 2 साल बाद लग रहा है मैं अनस्मार्ट हूँ, आंटी जी जैसी हूँ? तुम्हें तो पहले से ही पता था ना मैं ऐसी हूँ। शादी क्यों की फिर मुझसे? बाबा का मन रखने के लिए तुमसे शादी की थी। सोचा था अपने जैसा बना लूंगा, लेकिन तुम तो तुम हो। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, फिर अपनी पसंद की किसी लड़की को शादी करके मेरी बीवी बना के इस घर में लाऊंगा। मैंने डिवोर्स फाइल किया था, डिवोर्स पेपर आ चुका है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, डिवोर्स देके मुझे मुक्त करो, शांति दो मुझे। पेपर रख के जा रहा हूँ, साइन करके देना। निहात डिवोर्स पेपर टेबल के ऊपर रख के रूम से बाहर निकल जाता है। नीरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो धड़ाम से बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है। उसके दोनों आंखों से जैसे आंसुओं के बांध टूट गए थे। रूम के बाहर से नीरा की सास सब कुछ सुन रही थी। निहात के बाहर जाती मिसेस नाहिदा कमरे में आती है। वो नीरा की तरफ देखकर कहती है, मेरा बेटा क्या बोल के गया, तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा क्या? या फिर कान में कीड़े पड़े हैं तुम्हारे? जल्दी से साइन करो और मेरे घर से निकलो, बुला टले फिर मेरी। नीरा रोते हुए उनकी तरफ देखकर कहती है, माँ आप भी? मैं भी क्या? मैं क्या तुम्हें गोद में उठा के नाचू अभी? जल्दी से साइन करो और निकलो मेरे घर से। नीरा अभी कुछ भी नहीं कहती, अपने आंसू पोंछकर कांपते हुए हाथों से डिवोर्स पेपर साइन कर देती है। मिसेस नाहिदा के चेहरे की हंसी बता रही है जैसे उन्होंने कोई जंग फतेह की हो। आखिर में बहू बेटी का डिवोर्स हो ही गया। अभी जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ मेरे घर से। अब से तुम इस घर की कोई नहीं हो, और खबरदार दोबारा चेहरा दिखाया अपना तो। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आखिर तक भला टली। मिसेस नाहिदा कमरे से बाहर निकल आती है। मिसेस नाहिदा की ये बात नीरा के कानों तक भी पहुंचती है। नीरा गहरी सांस छोड़कर उसके बैग में उसकी जरूरत की चीजें और सर्टिफिकेट लेके उस घर से निकल आती है। नीरा अपना सुध-बुध खोकर रास्ते में चलने लगती है और सोचती रहती है क्या से क्या हो गया। जब नीरा ऑनर्स फर्स्ट ईयर में थी तब एक दिन उसके बाबा ने आके उससे कहा उसकी शादी तय हो गई है उन्हीं के दोस्त के लड़के के साथ। नीरा बिल्कुल भी इस शादी से मंजूर नहीं थी। वो और भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माता पिता के दबाव के कारण मन मार के उसे ये शादी करनी पड़ी। शादी के बाद सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन ससुर हमेशा उसके पास खड़े रहते थे। उसे पढ़ाई लिखाई करने की अनुमति भी उन्होंने ही दिलवाई थी, लेकिन अब वो क्या करेगी? वो कुछ भी नहीं समझ पा रही है। क्या वो घर लौटेगी? अच्छा, उसके माता पिता उसे मान लेंगे, उसे घर में आश्रय देंगे, या फिर बाकियों की तरह वो भी उसे घर से निकाल देंगे? उसने तय किया कि वो पहले अपने घर जाएगी, क्योंकि ये शादी उसने अपने माता पिता के पसंद से की थी। अब उसकी जिम्मेदारी लेने का फर्ज तो उनका ही बनता है। फिर अपने ख्यालों में गुम नीरा रास्ते पे चल ही रही थी कि उसका ध्यान टूटा जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। नीरा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली, नजरें उठाई तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड नाबिला खड़ी थी। नाबिला उसकी तरफ देख के गुस्से के सहित बोलती है, मरने का शौक है क्या तुझे? रास्ते के बीचों बीच से कौन चलता है भला? नीरा भारी मन के साथ हंसते हुए कहती है, मैं मर जाती तो ही अच्छा होता, सभी लोग सुकून से जी पाते। नीरा के मुंह से ऐसी बातें सुन के नबीला थोड़ा हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बोल रही है? और ये बैग लेके कहाँ जा रही है तू? कुछ नहीं हुआ, मैं घर जा रही हूँ। ये कह के नीरा जाने ही लगती है कि नाबिला उसे पीछे से बुला के कहती है, अच्छा संभल के जाना, और जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर लेना। तुझे देखकर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नीरा हंस के चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने आसपास देखती है, और नहीं चल पाऊंगी, एक रिक्शा मिल जाती। वो पास ही में एक रिक्शा देखती है और उस पर बैठ जाती है। रिक्शा चलनी शुरू करती है और नीरा अपने ख्यालों की दुनिया में गोते लगाती है। उसे एक बात की ही चिंता खाई जा रही है, उसके माता पिता उसकी तकलीफ समझेंगे या फिर बाकियों की तरह उसे दूर ढकेल देंगे। आपा, आपका ठिकाना आ गया।
रिक्शा वाले के बुलाने पर वो वास्तव में लौटती है। रिक्शा से उतरकर भाड़ा देकर वो अपने घर के सामने खड़ी होती है। आज 13 साल बाद वो अपने घर पे आई है। निहात को बिल्कुल भी पसंद नहीं था नीरा को उसके मायके आना। आखिरी बार तब आई थी जब उसके बाबा की तबीयत खराब हुई थी। निहात को बहुत अनुरोध करने के बाद वो नीरा को लेके आया था, लेकिन सिर्फ 2 घंटे रहने की इजाजत मिली थी नीरा को। आज इतने दिनों बाद वो फिर से अपने घर आई है। नीरा लिफ्ट में चढ़ती है। कुछ देर बाद 6ठी फ्लोर पर लिफ्ट आके रुकता है। नीरा लिफ्ट से उतरकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती है। कॉलिंग बेल दबाते ही आती हूँ, अंदर से आवाज आई। ये आवाज उसकी माँ की थी। अंदर से माँ की आवाज आते ही वो थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करती है। आज उसी दहलीज पे खड़े होकर उसे बड़ा ही अजीब लग रहा है। नीरा की माँ मिसेस नासिफा कुछ देर बाद दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही बेटी को देखकर मिसेस नासिफा के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। नीरा, इतने दिनों बाद निहात कहाँ पर है? बाहर खड़ा है क्या? ये कह के वो बाहर की तरफ झुककर निहात को ढूंढने लगती है। निहात का नाम सुनते ही नीरा का मन फिर से भारी हो उठता है। वो मन ही मन सोचती है, इतने दिनों बाद मैं अपने घर आई और मेरी माँ मुझे छोड़कर निहात के बारे में पूछ रही है। कौन आया है? नीरा के बाबा नीरव व हामिद की आवाज सुनकर मिसेस नासिफा पीछे मुड़ती है। अरे नीरा आई है। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर नीरव जी आगे आते हैं और नीरा की तरफ देखकर गंभीर स्वर में पूछते हैं, तुम अचानक यहाँ पर? निहत कहाँ पर है? नीरा मन ही मन कहती है, सभी लोग खाली निहत निहत कर रहे हैं। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। क्या हुआ? निहत नहीं आया है, मैं अकेली आई हूँ। तुम अकेली आई हो? मतलब निहत को बताकर आई हो ना? अपने ही घर में आने के लिए मुझे दूसरों की अनुमति की जरूरत है अभी। मैं तब से कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? हाँ, उसे पता है। अच्छा, कितने दिनों के लिए आई हो? या फिर निहत आज ही आके तुम्हें ले जाएगा? नीरा कुछ देर चुप होके फिर कहती है, निहत कभी भी नहीं आएगा और मैं भी कभी उस घर में नहीं लौटूंगी। मैं वहां से हमेशा के लिए चली आई हूँ। नीरा की बातें सुनकर नीरव साहब को बहुत गुस्सा आता है। क्या पूरी जिंदगी के लिए तुम यहाँ पे आ गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने सोच भी कैसे लिया? सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम मेरे घर में आ जाओगी और मैं तुम्हें रहने के लिए पनाह दूंगा? ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं कि कभी भी मुंह उठाओ और चले आओ। तुम अगर यहाँ पे आके रहोगी तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? मेरे और भी 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? तुम यहाँ पे पड़ी रहोगी और घर का माहौल खराब करोगी? मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसलिए जहाँ से आई हो वहाँ पे लौट जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं होगी। ये कह के नीरव जी नीरा के सामने से दरवाजा बंद कर देते हैं। नीरा बिल्कुल चुपचाप वहां पे खड़ी रहती है। उसे चिंता तो थी कुछ खराब होगा, लेकिन इतना भी खराब होगा ये उम्मीद नहीं किया था उसने। वो खुद ही खुद से कहने लगी, आज मैं आपके लिए इतनी बुराई हो गई। आपके बेटे, आपके बेटी, उनका भविष्य और मैं, मेरा भविष्य, मेरी जिंदगी तो आप लोगों ने ही खराब की है और आज आप लोग ही मुझसे मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि समाज क्या कहेगा? आज मुझसे ज्यादा समाज आप लोगों के लिए प्यारा हो गया। नीरा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस तरफ मिसेस नासिफा अपने पति से कहती है, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। इतने कठोर लफ्ज आपको उसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। वो जरूर निहात के साथ झगड़ा करके यहाँ पे आई है। आज अगर मैं उसे रहने के लिए यहाँ पे जगह देता तो उसकी जिद बढ़ जाती और ऐसे ही बार बार अपने पति से झगड़ा करके मेरे यहाँ पे आ जाती। ये शोभा देता है? हाँ, अभी देखना कैसे चुपचाप अपने घर वापस चली जाती है। फिर भी आपको वैसे नहीं बोलना चाहिए था। नीरव जी कुछ कहने जा ही रहे थे कि तभी नीरा दरवाजे के उस पार से कह उठती है, ठीक है, मैं कभी भी आपके दहलीज पे वापस नहीं आऊंगी। आप रहिए आपके 2 बच्चों के साथ। मैं वाला कौन लगती हूँ आपकी? मुझसे ज्यादा तो समाज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। तो फिर सुनिए, निहाद ने मुझे डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मैं अनस्मार्ट हूँ, गाँव की आंटी हूँ। और अभी आप लोगों ने मुझे निकाल दिया क्योंकि समाज क्या कहेगा।
आप लोग रहिए आपके समाज के साथ। मैं कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी अब्बू। नीरा की ऐसी बातें सुनकर नीरव साहब के पैर अटक गए। उनका दिमाग जैसे सुन पर गया। वो समझ पाए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। जल्दी से जाके उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां पे नीरा नहीं थी। नीरा तब तक एक अनजान सफर की तरफ चली गई थी। नीरव साहब अपने हाथों से माथा पीटते हुए वहीं पे बैठ गए। मिसेस नासिफा भी अपने आंसू आंचल से पूछने लगी। ये है इनके ओढ़नी जी की लिखी हुई परिपूर्ण सीरीज की पहली कहानी मेरी जुबानी। सीरीज की अगली कहानी जल्द ही आएगी। तब तक के लिए एक सवाल, 2 कुलों का हित करने वाली हम लड़कियों को पराया धन कहा जाता है। पराया धन पराई जिम्मेदारी कब से बन गई?